गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केंद्र सरकार है, जो आपकी एसएस की बुक का छठा चैप्टर है। सबसे पहले हम सरकार का अर्थ समझते हैं। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। इसमें ये कहना चाहता है कि एक भावात्मक अवधारणा है, यानी कि एक अदृश्य संस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। इसे जो मूर्त रूप यानी दिखाई देने वाला रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है उसे ही सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरकार के 3 प्रमुख अंग निम्नानुसार हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा। यानी व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति और 2 सदन। वो 2 सदन कौन कौन से हैं? जिनके नाम क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा होंगे। आगे इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम संसद है। यानी व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अब हम इन दोनों सदनों में से लोकसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा में सबसे पहले आता है लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी इसे प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता स्वयं वोट डालकर इन्हें निर्वाचित करती है, इन्हें चुनती है। इस रचना और संगठन का जो पहला पॉइंट है वो है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में हम पढ़ेंगे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। टोटल जो आपको लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बताई गई है वो 552 है। इसका डिवाइडेशन बताया है कि 530 सदस्य तो राज्य चुनते हैं, यानी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और इसमें से 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से लिए जाते हैं और जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इनका निर्वाचन नहीं होता, इन्हें मनोनीत किया जाता है। वो भी कहाँ से? आंग्ल भारतीय वर्ग से। और आंग्ल भारतीय वर्ग का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के माता या पिता में से एक विदेशी और एक भारतीय होता है, उसे आंग्ल भारतीय वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्वाचन, यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब ये व्यस्क मताधिकार की आयु क्या निर्धारित की गई है? भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को व्यस्क माना गया है। यानी 18 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाल सकता है। नेक्स्ट आता है सदस्यों के लिए योग्यताएं। फर्स्ट है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। एज क्या बताई है? 25 ईयर या इससे अधिक। थर्ड है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, यानी कि राज्य सरकार या फिर भारत सरकार, वो किसी और दूसरी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ आता है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो, यानी न्यायालय ने उसे पागल घोषित ना किया हो या फिर वो दिवालिया ना हो। दिवालिया का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से रुपए का लेन देन करता है और उसे वापस नहीं लौटा पाता तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, यानी कि भविष्य में वो किसी से लेन देन नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। हमने पहले पढ़ा था कि ये एक अस्थायी सदन है।
लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री से परामर्श करके राष्ट्रपति इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, यानी दोनों ही सदनों के अधिवेशन के बारे में बताया है कि इन्हें राष्ट्रपति बुलाता है और इन्हें स्थगित भी कर सकता है, आगे भी पोस्टपोन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, यानी इसका एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, और वो कहाँ से लिए जाएंगे? लोकसभा सदस्यों में से ही वो चुने जाते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन वो हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तब भी पेश हो सकेगा। पहले यहाँ तक समझते हैं कि यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, यानी कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो, यानी 14 दिन पूर्व सूचना देना उसको आवश्यक होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आता है अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, जिसमें पहला है अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा का वो अध्यक्ष है, इसलिए उसके द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। वो अध्यक्ष होता है, इसलिए वही शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। थर्ड पॉइंट है लोकसभा की समस्त कार्रवाई और कार्यक्रम और कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वही सारे कार्यक्रमों को निर्धारित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है, यानी कुछ समितियां निर्धारित कर दी जाती हैं, जैसे कुछ प्रवर समितियां हैं और अन्य समिति भी होती हैं, उनमें से कुछ समितियों का वो पदेन सभापति भी होता है। अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो साधारण विधेयक होते हैं और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो धन विधेयक होते हैं। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। फिफ्थ पॉइंट है संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है, यानी अध्यक्ष ही संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार है उसको पूरा करता है। ये हुए आपके अध्यक्ष कार्य एवं शक्तियां। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है अगला सदन, जिसका नाम है राज्यसभा। जैसे हमने उसमें पहले लोकसभा की रचना और संगठन पढ़ा था, ऐसे ही हम अब राज्यसभा की रचना या संगठन पढ़ने जा रहे हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। फर्स्ट पॉइंट इसका आता है सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। उसमें भी हमने लोकसभा की जो रचना पढ़ी थी उसमें भी सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति पढ़ी गई थी हमारे द्वारा। इसकी नेक्स्ट आती है संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या बताई गई थी। अब आपको राज्यसभा की बता रहे हैं कि 250 है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या कितनी है? केवल 245 ही है। इनका जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से है कि इन 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इनका चुनाव नहीं होता है, ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन किन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है? ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता है। आगे राज्य विधानमंडलों द्वारा जो 233 सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। और एक बात ये कि इन सदस्यों को जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यमणीय पद्धति के अनुसार ही किया जाता है। एकल संख्यमणीय मत पद्धति में जितने भी व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं उन सभी को वोट डाला जाता है और वो वरीयता क्रम के आधार पर उनको निर्वाचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही